नमस्कार। मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत अध्यापक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि को समझने का प्रयत्न करेंगे। अतः मैं यहाँ आपको यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि जिन छात्रों को संधि की परिभाषा, भेद एवं स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, वे कृपया मेरे द्वारा इसके पूर्व अपलोड किए गए वीडियो, जिसका शीर्षक है संधि अथवा संधि प्रकरण अथवा स्वर संधि, उसे आप एक बार देख लें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का अपना विषय, जिसका नाम है व्यंजन संधि। छात्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि व्यंजन संधि का एक दूसरा नाम है जिसे हल संधि के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी परिभाषा, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विकार का तात्पर्य होता है परिवर्तन, अर्थात व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईसह जगदीशः, सम प्लस योगः संयोगः। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में प्रथम उदाहरण का प्रथम पद जगत का अंतिम वर्ण तो है, और ये तो क्या है? ये व्यंजन है। और दूसरा पद ईशः का प्रथम वर्ण ई स्वर है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में प्रथम पद सम का अंतिम वर्ण मो व्यंजन है और दूसरे पद योगः का भी प्रथम वर्ण यो व्यंजन ही है। अतः दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो छात्रों, आपने उपरोक्त दोनों उदाहरणों में देखा, पहले उदाहरण में व्यंजन के साथ स्वर वर्ण का मेल हुआ और दूसरे उदाहरण में व्यंजन के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हुआ। तो व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर भी मिलता है और व्यंजन भी मिलता है। व्यंजन संधि के कई भेद हैं, जैसे अनुस्वार, णत्व विधानम, जशत्व, श्चुत्व, ष्टुत्व, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, तो का लौ में परिवर्तन, तुक आगम, पर सवर्ण इत्यादि। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार के लिए सूत्र है मोनुस्वारः, अर्थात मो हलंत का अनुस्वार में परिवर्तन। यदि प्रथम पद के अंत में मो हलंत हो और उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो मो हलंत का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस वादः समवादः, स्वयं प्लस वरः स्वयंवरः, सम प्लस सारः संसारः, हरिम प्लस वंदे हरिम वंदे। इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि मो हलंत के बाद व्यंजन वर्ण आया तो मो हलंत अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। अब एक वाक्य में उदाहरण, मोहनः विद्यालयम गच्छति। यहां भी देखिए विद्यालयम के बाद गौ आ रहा है और गौ व्यंजन है, इस कारण से अनुस्वार हो गया। जबकि पदांत में यह नियम लागू नहीं होता। पदांत मतलब पद के अंत में। जैसे देखिए मोहनः गच्छति विद्यालयम, एक ही वाक्य है, यहां विद्यालयम को लास्ट में कर दिए, ये पदांत हो गया, तो मो यहां पदांत हो गया, इसका अनुस्वार नहीं होगा। अब आते हैं अगले सूत्र पर, णत्व विधानम।
णत्व विधानम जो है इसके लिए सूत्र है रसाभ्याम नो णः समान पदे। री र एवं मूर्धन्य स के बाद यदि नौ आए तो नौ का परिवर्तन णौ में हो जाता है, अर्थात मूर्धन्य नौ में हो जाता है। समान पद में बीच में व्यवधान के पश्चात भी नौ आने पर यह नियम प्रभावी होगा और नौ का परिवर्तन णौ में हो जाएगा। उदाहरण देखिए और स्पष्ट हो जाएगा। राम प्लस अयन रामायन, शूर्प प्लस नखा शूर्प नखा, परि प्लस नामः परिणामः, कृष प्लस नः कृष्ण। तो री र या मूर्धन्य श के बाद यदि दंत न आए, ये कोई जरूरी नहीं कि री र और मूर्धन्य स के ठीक बाद आए। कहने का मतलब बीच में यदि व्यवधान हो और व्यवधान के बाद भी ये आएगा तो इसका परिवर्तन मूर्धन्य नौ में हो जाएगा। ये आपने जो उदाहरण देखा इसमें स्पष्ट है। किंतु पदांत में यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे देखिए रामान, यहां जो दंत्य नौ है देखिए आप, इसमें हलंत लगा हुआ है, अर्थात उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, ये पदांत हो गया। इसलिए यहां ये दंत्य नौ का मूर्धन्य रूप नहीं हुआ, ये नौ ही रहेगा, दंत्य नौ ही रहेगा। जबकि रामेन में यह नियम लागू होता है क्योंकि यह पदांत नहीं है। यहां रामेन में मूर्धन्य नौ के बाद क्या है? मूर्धन्य नौ के बाद अ है। तो जब अ है तो ये नौ पदांत नहीं हुआ, इसलिए ये नियम यहां लागू नहीं होता है। अब देखिए जशत्व, झलांग जशो अंते, मतलब कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। यदि प्रथम पद के अंत में वर्गों के प्रथम वर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य र ल व में से कोई भी वर्ण हो, तो वर्ग के प्रथम वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा। उदाहरण देखिए स्पष्ट होगा। जैसे देखिए वाक प्लस ईशः, क हलंत है, व्यंजन है, उसके बाद ई है, तो जो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है क, उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो क का तीसरा वर्ण क्या होगा? क ख ग। यहां क हलंत है, तो जब परिवर्तन होगा तो ग हलंत हुआ। तो ग हलंत प्लस ई, गी और शह, गीशह, अर्थात वागीशह। उसी प्रकार अच प्लस अंतः, तो यहां भी देखिए च का परिवर्तन ज में हुआ, जो हलंत हो गया, जो हलंत और अ पूरा जो हो गया, बाद वाला फिर जुड़ गया, अजंतः। सुप प्लस अंतः, यहां भी देखिए प का परिवर्तन किस में होगा? प फ ब सुबंतः। षट प्लस दर्शनम, ट का परिवर्तन किस में होगा? ट ठ ड में होगा, तो षड दर्शनम। स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। श्चुत्व, इसका सूत्र है स्तोह श्चुना श्चुह। यदि सौ के बाद, अर्थात दंत्य सौ के बाद यदि तालव्य सौ या चवर्ग रहे तो दंत्य सौ के स्थान पर तालव्य सौ हो जाता है, और यदि तवर्ग के बाद चवर्ग रहे तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाएगा। जैसे देखिए रामस प्लस शेते, यहां देखिए रामस शुरू में है दंत्य श और फिर आ गया तालव्य श, तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में जो दंत्य श हलंत है उसके जगह पर क्या हो जाएगा? उसके जगह पर हो जाएगा तालव्य श हलंत, और फिर शेते, तो हो गया रामस शेते। रामस प्लस चिनोती, इसमें हो गया रामस चिनोती। सत प्लस चरित्र,
चवर्ग आ गया तो यहां देखिए वही चीज हो गया, तो के स्थान पर च हो गया, सच्चरित्र। उत प्लस चारणम, यहां भी च है तो उच्चारणम। अगले सूत्र पर आते हैं, ष्टुत्व, ष्टोह, ष्टुना, ष्टुह। यदि मूर्धन्य सौ के बाद तो या थौ रहे तो तो के स्थान पर ट, ट हलंत, चूंकि वहां भी देखिए है श हलंत, तो श हलंत के बाद यदि तो या थौ रहे तो तो के स्थान पर ट हलंत और थौ के स्थान पर ठ हलंत हो जाता है। बहुत आसान है कि तो हलंत रहेगा या थौ हलंत रहेगा, उसके जगह पर हो जाएगा ट हलंत या ठ हलंत। उत्कृष्ट प्लस तह, तो है तो उस उत्कृष्ट। पृष प्लस थम, पृष्ठम। शश प्लस थह, षष्ठ। अब प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, इसके लिए सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, ध्यान देंगे, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण को उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि यदि किसी वर्ग के पहला वर्ण आया और उसके बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आएगा तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसका भी पंचम हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण में और क्लियर हो जाएगा। सत प्लस नाम, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में जो है वो तवर्ग का पहला अक्षर है और बाद वाले पद में जो न है नाम में वो तवर्ग का पंचमाक्षर है, त थ द ध न। तो कह रहा है यहां जो सत का जो अंतिम वर्ण तो है उसका भी परिवर्तन किसमें हो जाएगा, बाद वाले वर्ण में, अर्थात बाद वाला जो है पंचमाक्षर उसी में। सत प्लस नाम शन नाम। वैसे ही षट प्लस नवती, तो यहां जो है ट है तो टवर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अपने वर्ग के पंचमाक्षर में, ट ठ ड ढ ण शन नवती। अब देखिए सत प्लस मित्रम, यहां तो है, तो का पंचमाक्षर क्या होगा, न होगा, शन मित्रम। उसी प्रकार वाक प्लस मयः, कवर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, क ख ग घ ङ, तो क का परिवर्तन हो जाएगा ङ में और हो गया वांग्मयः। अब हम आते हैं तो का लौ में परिवर्तन, इसके लिए सूत्र है तोरलिह। यह तो बहुत आसान है, यदि तो के बाद लौ आए तो का परिवर्तन लौ में हो जाता है। बड़ा आसान है याद रखने में कि तो के बाद यदि लौ आए तो का परिवर्तन लौ में हो जाता है। जैसे देखिए तत् प्लस लीनः, तो है उसके बाद लौ आया तो का परिवर्तन किस में करेंगे, लौ में कीजिए, तल्लीनः। उत प्लस लेखः, उल्लेखः। उत प्लस लिखितम, उल्लिखितम। तड़ित प्लस लता, तड़िल्लता। छात्रों कोई बड़ा वर्ड आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको नियम का पालन करना है। नियम में जो बताया जाता है आपको सिर्फ उसका पालन करना है और वो बिल्कुल सही होगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत आसान था कि तो के बाद यदि लौ आए तो का परिवर्तन लौ में हो जाएगा। चारों उदाहरणों में एकदम स्पष्ट है। अब आइए तुक आगम। यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ वर्ण हो तो उसके पहले तुक अर्थात च का आगम हो जाता है और यह च छ के साथ जुड़कर च और छ माने छ हो जाता है, आधा च और छ हो जाता है। देखिए शिव प्लस छाया हो गया शिवच्छाया। स्व प्लस छम, स्वच्छम। वि प्लस छेदः, विच्छेदः। संधि प्लस छेदः, संधिच्छेदः।
अब हम चर्चा करेंगे पर सवर्ण की। अपदांत अनुस्वार के बाद यदि किसी वर्ग का कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अपदांत अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे सम प्लस धी, संधि। दिवम प्लस गतः, दिवंगतः। कम प्लस ठः, कंठः। चम प्लस चलः, चंचलः। थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए, सम प्लस धी, ध किस में आता है? तवर्ग में आता है। तो यहां क्या कहा कि पंचम वर्ण करना है। पंचम वर्ण किसका करना है? धी जिस वर्ग में आता है, तो धी तवर्ग में आता है, उसका पंचम वर्ण कीजिएगा। क्या होता है? त थ द ध न, यहां न हो गया। वैसे ही देखिए, दिवम गतः, गौ किस में आता है? कवर्ग में आता है, तो कवर्ग का पंचमाक्षर करेंगे, न हो गया। कम प्लस ठः, ठ किस में आता है? टवर्ग में आता है, तो टवर्ग का पंचमाक्षर किए और हो गया मूर्धन्य न। वैसे ही चम प्लस चलः, चौ किस में आता है? चौ आता है चवर्ग में, उसका पंचम वर्ण किए तो च छ ज झ य, चंचलः। तो छात्रों, मैं समझता हूं कि व्यंजन संधि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में बता चुके हैं और आज व्यंजन संधि के बारे में आपको बताया गया। और आपको बता दूं कि अगला जो मेरा वीडियो पोस्ट किया जाएगा इसी चैनल पर, उसमें हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि के बारे में हम उसमें बताएंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे और प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को आप सब्सक्राइब अवश्य करें एवं नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।